Okay, children, today we are going to start with the topic the expansion of the British Empire. Okay, from the topic it is clear कि जो ब्रिटिशर्स थे they want this have started expanding their empire. वो कैसे expand कर रहे थे? By conquering more and more territories on these territories, है ना? क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन बंगाल में तो अपनी अच्छे से कर ली थी, इस्टेब्लिश कर ली थी. अब और टेरिटरीज़ को अपने अंडर कंट्रोल करना चाह रहे थे. तो मैसूर जो थी वो बहुत ही पावरफुल स्टेट थी और वहाँ पे बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ करता था पेपर मीस मिर्च का और एज वेल कार्डमम मीस इलायची का. जो हैदर अली थे वो मैसूर के रूलर थे. तो उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही थी? फ्रेंच लोगों से, क्योंकि उसने दे ही हैड मेड देम एली. तो उसकी जो इन्फेंट्री थी वो फ्रेंच लोगों ने खाली ट्रेन ही नहीं करी थी, जबकि साथ साथ ही उसने आर्टिलरी जो वो भी थी वो भी उन्होंने उसको आर्टिलरी में भी उसको अच्छा बना दिया था. जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगता था कि ये आखिर में इनको जो है मैसूर से या हैदर अली से उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा रहेगा. और उन्होंने क्या करा, इवेंचुअली 4 एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट कर दी, जो कि 767 से लेकर 1799 तक हेल्ड हुई. तो हैदर अली इस बीच में 1782 में उसकी डेथ हो जाती है और उसका जो सन होता है टीपू सुल्तान वो उसको सक्सीड करता है. अब 1789 में जब टीपू सुल्तान अटैक करता है ट्रेवनकोर पे, जो कि ब्रिटिश एली था. ट्रेवनकोर जो था ब्रिटिशर्स के साथी था. इससे जो है ब्रिटिशर्स को एक्सक्यूज़ मिल गया कि अब वो मैसूर के ऊपर वॉर कर सकते हैं. तो जो टीपू के टैक्टिकल स्किल्स थे और उसकी वेल ट्रेंड आर्मी थी, उसकी वजह से वो क्या हो गया, वो जीत गया. ठीक है. और अब क्या था, ये कारण जो था जीतने का, तब उनको बड़ी प्रॉब्लम तो होनी थी ब्रिटिशर्स को कि वो जीत गए थे, है ना. तो ब्रिटिश गवर्नर जो थे गवर्नर जनरल जो थे चार्ल्स कॉर्नवालिस और जो हैदराबाद का निज़ाम था उसको अपने साथ मिला लिया और उससे क्या करा, उसको डिफीट दे दिया टीपू सुल्तान को. ठीक है. अब ये बड़ी ह्यूमिलेटिंग थी, क्योंकि टीपू सुल्तान अदरवाइज़ तो नहीं करा, क्योंकि धोखे से हुआ तो इसलिए वो हार गया. तो फिर उसको इस हार से उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम, और ये 1792 में साइन हुई थी. अब इसमें क्या था कि जो टीपू सुल्तान था उसको अपनी आधी किंगडम जो थी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी. अब ये जो टीपू सुल्तान था उसको तो इस चीज़ की बड़ी भूख थी कि उसका रिवेंज तो लेना ही लेना है. ठीक है. माना जाएगा कि रिवेंज तो पक्का चाहिए मुझे इन लोगों से, कैसे इन्होंने मुझे हरा दिया है ना धोखे से. तो उसने क्या करा, जो फ्रेंच लोग थे और एज वेल एज जमन शाह जो काबुल का था उसके साथ उसको मतलब उनको अपने साथ मिला लिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और दूसरी बात उसने क्या करी कि उसने जो सब्सिडरी अलायंस जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, है ना, जिसमें जो इंडियंस तो अपने के लिए आर्मी खुद की नहीं रख सकता था, ब्रिटिशर्स उसको आर्मी देंगे और बदले में वो उसको हेल्प करेंगे, है ना. मतलब बदले में जो राजा उनको एक तरह से रेवेन्यू पे करेगा. तो ये जो सब्सिडरी अलायंस था वो जो है टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था ब्रिटिशर्स को, और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया. जो मैसूर की फोर्सेस थे वो ब्रिटिशर्स और मराठास ने सराउंड कर लिए. अब इतने सारे जो ट्रूप्स थे मैसूर के, है ना, वो उसको बड़ा हैरानी होती है कि इतने सारे उसके अगेंस्ट हो गए. तो उसको फाइनली उसको क्या हो गया, टीपू सुल्तान को डिफीट फेस करनी पड़ी. और जैसे इसमें उसकी टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, इसलिए जो लार्ज चंक्स ऑफ टेरिटरीज जो थी किसके हाथों में चली जाती हैं, ब्रिटिशर्स के हाथ में. और जो टीपू की सुल्तान की जो फैमिली होती थी उसको विलौर में एग्जाइल करना पड़ा. ठीक है. तो आगे का टॉपिक आ जाता है आपका एंग्लो मराठा वॉर्स. एंग्लो मराठा वॉर्स देखते हैं. जो तरीका उन्होंने अप्लाई करा था मराठास ने कि वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे मैसूर रूलर को डिफीट करने में, उससे तो यही लगता था कि उनका जो अलायंस जो परमानेंट रहेगा. लेकिन जो ब्रिटिशर्स तो अपनी आदत से मजबूर थे ना. ठीक है. वो मराठास की पावर को हर हाल में कर्ब करना चाहते थे, मतलब उसको दबा देना चाहते थे. जो थी पावर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी. मुग़लों का जो है राज्य वीक हुआ, तो मराठास जो है उनकी जो पावर थी वो बढ़ती जा रही थी. जो मराठास और ब्रिटिश थे उन्होंने 3 वॉर्स फाइट करे जो 1775 से लेके 1818 तक रही थी.
अच्छी तरह से मराठास को डिफीट कर दिया। और जो ब्रिटिश थे उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया कि अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई चल रही है उसका उस डिसयूनिटी और उस राइवलरी का हमेशा ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया, स्पेशली जो पेशवा का हाउस था उसमें। ठीक है, जो वॉन हेस्टिंग जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसने उसके अंडर में जो पेशवा जो थे बिल्कुल कम्प्लीटली डिफीट हो गए थे, उनकी जो पेंशन्स थी वो भी बंद कर दी गई थी और जो मराठा की टेरिटरीज़ थी वो भी ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर ली थी। पेशवास कौन थे बेटा? जो मराठा रूलर के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठा रूलर। देन नेक्स्ट इज़ द एंग्लो सिख वॉर्स। अब देखिए मराठास के बाद वो किसके पास पहुँचे? सिखों के पास, क्योंकि अपनी एक्सपैंड कर रहे थे ना पावर। अब उनको सिखों से भी बहुत डर लग रहा था कि ये भी कहीं बढ़ते ना जाएं, तो अब उन्होंने की नेक्स्ट थी एंग्लो सिख वॉर्स। 1845 से लेके 1849 तक का पीरियड जो है एंग्लो सिख वॉर्स का कहलाता है। जो सिख थे वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर बहुत ही पावरफुल हो गए थे। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह बड़ा डिप्लोमेट सा था, उसके अच्छे रिलेशंस ही नहीं थे, ठीक है, बल्कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे इंग्लिश लोगों के साथ, है ना, अच्छे भी थे लेकिन डिप्लोमेटिक भी थे। और उस पर इन सब के बावजूद भी, मतलब डिप्लोमेसी होने के बावजूद और कोर्डियल अच्छे मतलब होने के बावजूद उसकी जो आर्मी थी बड़ी एफिशिएंट थी। लेकिन रंजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 में एक सिविल वॉर शुरू हो गई और 1843 में जो रंजीत सिंह का छोटा सन था वो उसको थ्रोन पे मतलब बिठा दिया गया। ठीक है, और जो रिलेशनशिप था सिखों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में वो थोड़ा स्ट्रेन होने लगा, मतलब उसमें थोड़ी सी परेशानी आने लगी, क्योंकि जो सिख थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों को एंग्लो अफ़गान वॉर करने के लिए अपने बीच का रास्ता, क्योंकि पंजाब में से होकर जाना पड़ता था अफ़गानिस्तान में, तो उस वॉर के लिए उन्होंने उस पैसेज को यूज़ करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। तो ब्रिटिश जो थे इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने 2 वॉर्स की सिखों के साथ 1845 से लेके 1849 तक। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो सिख्स जो थे वो डिफीट हो गए और पंजाब भी ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, जो लॉर्ड डलहौजी थे वो गवर्नर जनरल थे, है ना, 1848 से 56 का इनका पीरियड था। ये एनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी इसको इस तरीके से भी उसको करते थे। ये रूलर या तो वो प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट होगा अगर ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है, और वो बिना किसी नेचुरल हायर की मीन्स कि अपना उसका खुद का कोई बेटा नहीं होगा और उसके बिना नेचुरल हायर के बिना उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो स्टेट है वो लैप्स हो जाएगी या फिर कंपनी को पास हो जाएगी। तो एक ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स थी हमारे इंडिया के किंगडम्स में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से किसके अंडर चलेगी? ब्रिटिशर्स के अंडर चलेगी। जैसे कि पॉलिसी जो एग्जांपल्स होगी सतारा की जो 1848 में उसके अंडर चलेगी, जैतपुर और एंड संबलपुर 1850 में उसके अंडर चलेगी, उदयपुर और 1852 में चलेगी, नागपुर 1853 में चलेगी, झांसी 1854 में चलेगी। अब दूसरा क्लॉज था जो एनेक्सेशन की पॉलिसी का था, वो क्या था कि किसी को भी कह देता कि ये फ़लानी जगह जो है मिसमैनेजमेंट है, यहाँ का जो राजा है वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चला पा रहा है, इसलिए हम इस किंगडम को अपने अंडर कंट्रोल ले रहे हैं। तो ऐसी एक किंगडम कौन सी थी? अवध। तो इसको 1856 में इसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उन्होंने रीज़न यही दिया कि इसका राजा जो है इसको अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा है और इसको अच्छा चलाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए हम इसको अपने अंडर कंट्रोल ले रहे हैं। तो इस वजह से जो इंडियन रूलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट हो गया, मीन्स बड़ी उनको उदासी होनी शुरू हो गई थी, ठीक है, एक गुस्सा उनके अगेंस्ट होने शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स के, और बहुत ही सस्पिशियस बनता जा रहा था लोगों के मन में कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रिटिशर्स के ये सही नहीं है, और उनको ब्रिटिशर्स से इनसिक्योरिटी की भी फीलिंग होने लगी थी, ठीक है, जिसका कारण अब इनसिक्योरिटी और ये सस्पिशियस किसको लीड करता था, ये एक फैक्टर बन जाता है ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। बेटा 1857 का जो रिवोल्ट है उसको फर्स्ट नेशनल मूवमेंट भी कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स से आज़ाद लेने के लिए सबसे पहला जो रिवोल्ट हुआ था वो था रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे कहते हैं कि अपने आप को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इन्वेस्टिगेट।
Investigate, but the archaeologists, whatever they have investigated about some person, some king, that is all about in this. This is some literary note. It is given by the historians. So in this paragraph they have told about that how the person Nawab Wajid Ali Shah, he got the higher office to which he was not actually deservable. ठीक है. So we can read out it. Cast by providence for the role of accomplished dilettante या dilettant. ठीक है. तो इसका मीनिंग हुआ कि कास्ट बाय प्रोविडेंस मीन्स गॉड की रहमत से, तो उसको ही वॉज गिवन. डिलेंटांटे होता बेटा पर्सन जो इंटरेस्टेड तो होता है किसी भी काम में, बट उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग या डीप नॉलेज नहीं होती या सीरियस नहीं होता उस चीज़ के लिए. ठीक है. तो बाय चांस उसको नवाब वजीद अली शाह को ऐसा ऑफिस मिल गया. ठीक है. बाय चांस, जिसके लिए वो खुद मिसफिट था, मतलब इतना उसके अंदर नॉलेज नहीं थी. उसका करेक्टर बड़ा कॉम्प्लेक्स सा था. ना तो वो एक अनस्क्रूपुलस नेव मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन था, ना ही ब्रेनलेस लिबर्टीन मतलब लेस इंटेलिजेंट था. वो बहुत ही लवेबल और जनरस जेंटलमैन था. ही वॉज वुलप्चरी मतलब वो पर्सन जो ऐशो इशरत में, ऐशी में, इसमें डूबा रहता था. तो ही वॉज अ वुलप्चरी. पर फिर भी उसने कभी भी वाइन को कभी मतलब शराब को कभी टच नहीं किया था. अब इतना प्लेजर में डूबने के बावजूद भी उसने कभी भी अपनी रोज़ की जो 5 टाइम की नमाज होती थी या प्रेयर होती थी उसको मिस नहीं करता था. तो जो लिटरेरी और आर्टिस्टिक अटेनमेंट्स थी वाजिद अली शाह की, वो ही उसको बाकी उसके कंटेम्प्रेरी से उसको डिफ़र करती थी. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. तो अब उस ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट से आपको उस नवाब वाजिद अली शाह का आप करेक्ट स्केच भी आराम से लिख सकते हो. और 1851 में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एक तरह से ऐसा बताया कि चेरी अवध एज अ चेरी, उसने इसको डिस्क्राइब किया था कि अवध एक ऐसी चेरी है जब दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, कि एक दिन ये हमारे मुंह में चली जाएगी. क्योंकि अवध को क्या करा था, उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो किंग है वो अच्छी तरह से इनकैपेबल है उसको रूल करने. जैसे अभी वाजिद अली शाह का बताया है, तो इनकैपेबल है उसको रूल आउट करने के लिए. तो कभी भी उसके ऊपर ये वाली उसके ऊपर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करके कि उसके ऊपर ये तहमत लगा के कि ये अच्छे से इसको अपने अवध को अच्छी तरह से चला नहीं पा रहा है. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसको अपने अंडर कंट्रोल में कर लेंगे अवध को. ठीक है. तो ये इसका उन्होंने वाई डू यू थिंक द ब्रिटिश वर कीन टू एनेक्स अवध, तो इसलिए वो उसको एनेक्स करने के लिए इंटरेस्टेड थे. ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. तो जो ब्रिटिश एम्पायर में आर्मी ने इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसकी वजह से ब्रिटिशर्स वर एबल टू एक्सपैंड देयर एम्पायर. तो उसमें क्या था, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर इन्होंने अप्लाई किया था, अडॉप्ट किया था. सोल्जर्स जो थे उनको यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देते थे, ड्रिल, डिसिप्लिन. ठीक है. ये सब कुछ उनको दिया, मतलब सिखाया जाता था. दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर. उनकी जो लाइफ थी पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह से रेगुलेट हो चुकी थी, मतलब अच्छी बन चुकी थी. जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वॉन हेस्टिंग को मिली थी जब वो गवर्नर जनरल बंगाल के बने, अवध का, बनारस का, यहाँ के जो है सिपाहीज रिक्रूट करने के लिए उनको कहा गया. ठीक है. ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली. इसलिए जो सिपाहीज थे इस एरिया पे, वो बंगाल आर्मी की मेजॉरिटी, मतलब बंगाल आर्मी से बिलोंग करते थे. लेकिन उनको फिर भी जो पोजीशन थी उनको सूबेदार से ज़्यादा नहीं मिलती थी, चाहे वो कितने भी लॉयल क्यों ना हो ब्रिटिशर्स के लिए. अब फिर आता है चार्ल्स कॉर्नवालिस. ठीक है. उन्होंने एक रेगुलर और परमानेंट पुलिस फोर्स बनाई इंडिया में, ताकि वो लॉ मेंटेन कर सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें इंडिया में. और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक थाना बनाया जाता था जिसको दरोगा हेड करता था, मतलब उसका हेड दरोगा हुआ करता था. और जो टाउन्स और विलेजेस थे उनके पास कोतवाल्स, चौकीदार्स ये भी हुआ करते थे, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें. जो पोस्ट थी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, वो इट वाज क्रिएटेड विद द एंटायर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. तो पूरी डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर आ जाती थी, उस बंदे के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता था. ठीक है. और बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ होती थी इन द पुलिस डिपार्टमेंट में भी. जो हायर पोस्ट होती थी वो भी ब्रिटिशर्स को ही दी जाती थी, लोअर पोस्ट जो थी वो
इंडियंस के लिए हुआ करती थी। फिर इंडियन क्या करते थे, दे यूज टू फॉलो देयर ओन वेरिड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन रिगार्डिंग इम्पोजिशन ऑफ जस्टिस, कि इंडियंस अपने ही जो अलग अलग उनके कस्टम्स या ट्रेडिशंस होते थे जस्टिस के लिए वही यूज़ करते थे, वही फॉलो करते थे। कोई कॉमन लॉ नहीं था पूरे सब कॉन्टिनेंट में, और इंग्लिश लॉ जो थे वो सिर्फ इंग्लिश लोगों के लिए अप्लाई होते थे। अब वॉन हेस्टिंग्स और चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, उन्होंने और स्टेप्स लिए ताकि वो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन जो था इंडिया का उसको और सिस्टमेटिक बना सके, ठीक है। और जो कॉर्नवालिस कोड बनाया शुरू किया गया 1793 में, जिसके अकॉर्डिंग जो जस्टिस थी वो उनके मतलब उसी तरह से हिंदू लॉज के हिसाब से और मुस्लिम लॉज के हिसाब से ही उन लोगों को दी जाती थी। जो सुप्रीम कोर्ट था वो जुडिशल स्ट्रक्चर पे टॉप पे हुआ करता था, उसके बाद हाई कोर्ट्स होते थे जैसे बॉम्बे, कलकत्ता और मेड्रास में जो इनकी प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो इनके अंडर होती थी हाई कोर्ट से। नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी में सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर शो करना, ठीक है। तो वॉन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के 1813 से लेके 1823 तक, ठीक है, नियर अबाउट 10 ईयर्स हो गए। तो उन्होंने एक पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी को स्टार्ट किया था, आपके नीचे दिया भी गया है। पैरामाउंटसी का मीनिंग द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इम्पोर्टेंस दैन एनीथिंग एल्स, ठीक है, कि इस तरह का कंडीशन, इस तरह का कोई फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ से ज़्यादा, ठीक है। तो ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी उन्होंने स्टार्ट की थी। इसके अकॉर्डिंग जो कंपनी थी वो अपनी पावर को प्रोक्लेम करती थी। वो कहती थी कि वो सुपीरियर है बाकी इंडियन स्टेट से, इसलिए जो भी नेक्समेंट वो करेंगे, जो भी इंडियन स्टेट्स को अपने अंडर कंट्रोल करेंगे, वो जस्टिफाइड थी, क्योंकि वो इसलिए उन्होंने इंडियन स्टेट्स को अपने अंडर कंट्रोल करते थे या एनेक्स करते थे ताकि वो उनके लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। पर फिर भी वहाँ पे रेजिस्टेंस हुई इस पॉलिसी के लिए। जो रानी चन्नम्मा थी वो किट्टूर की क्वीन थी, एक प्रिंसली स्टेट थी ये किट्टूर में, कर्नाटका में। ये प्राइसली नहीं बेटा, प्रिंसली, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो उसने रानी चन्नम्मा ने उनके अगेंस्ट रिबेल किया और एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट की। वो पहली फ़ीमेल थी इंडियन रूलर की पहली फ़ीमेल थी जो उनके अगेंस्ट गए ब्रिटिशर्स के, और सब्सिक्वेंटली उसको अरेस्ट कर लिया गया और प्रिजन में डाल दिया 1823 में, ठीक है। और 1829 में शी डाइड देयर, ठीक है, कितने सालों के बाद, नियर अबाउट 6 ईयर्स के बाद। तो ब्रिटिश पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, आर्काइव्स, न्यूज़पेपर्स सच एज गार्डियन एंड द ऑब्जर्वर, तो ये सारे इस तरह के उनके पीरियोडिकल से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है ना। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड कनेक्ट। जब इंडिया में ये सब चीज़ें हो रही थी, बाकी देशों में क्या हो रही थी? तो कॉलोनियल रूल था अमेरिका के अंदर, जैसे बेटा इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, अमेरिका के अंदर भी ब्रिटिशर्स का रूल था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक हिस्टोरिक डिस्कवरी करी अमेरिका के, बहुत सारी जो यूरोपियन नेशंस थे वो रीच हो गए, उनकी वेल्थ जो है इंक्रीज़ हो गई, और जो स्पेनिश पीपल थे वो सबसे पहले बंदे थे, पहले लोग थे जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक्सप्लोर किया, ठीक है। और 1606 में जो किंग जेम्स थे वन का इंग्लैंड ने, जिसने चार्टर जो दिया था, है ना, उसको जो इंडिया में आए थे जब उन्होंने करने के लिए ये बिज़नेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो 1606 में किंग जेम्स जो इंग्लैंड का था उन्होंने ग्रांट किया चार्टर न्यू वेंचर के लिए, इस नए काम के लिए, कि इसको वर्जीनिया कंपनी को, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, वर्जीनिया कंपनी अमेरिका में गई थी ताकि वो नॉर्थ अमेरिका में सेटलमेंट्स कर सके। और ये जो कंपनी थी, इट वुड एक्सप्लोर द एंटायर ईस्टर्न कोस्ट। जो इस कंपनी ने पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट था नॉर्थ अमेरिका, उसको एक्सप्लोर करना था, उसको देखना था, और वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के डिपॉजिट को सर्च करना था इस नए दुनिया में, क्योंकि एज अमेरिका को एक मतलब सिल्वर और गोल्ड का ही डिपॉजिट का एक नई दुनिया समझा जाता था। जो वर्जीनिया कंपनी थी उसने ये भी प्लान किया ताकि वो रिवर्स रूट जो है फाइंड आउट कर सके पैसिफिक ओशन में, ताकि वो फार ईस्ट के साथ भी अपना ट्रेड जो है इस्टेब्लिश कर सके। इसलिए जो फर्स्ट कॉलोनी थी अमेरिका में वो 1607 में ही फाउंड करी गई एट जेम्स टाउन वर्जीनिया में।
ठीक है। टोबैको वो बहुत ही पॉपुलर आइटम थी एक्सपोर्ट के लिए, वर्जीनिया कंपनी के लिए अमेरिका से, इसलिए वो जो था टोबैको एक्सपोर्ट किया करते थे। और 1770 में मोर देन 2 मिलियन पीपल जो थे वहाँ पे रहते थे एंड वर्कड इन ग्रेट ब्रिटेन्स 13 नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज़। ठीक है, तो 1770 तक 2 मिलियन पीपल जो थे अमेरिकन कॉलोनी, नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज़ में ग्रेट ब्रिटेन से जो आए हुए थे वो वहाँ पे काम करते थे। सो विद दिस वी एंड विद द चैप्टर एंड यू कैन रिकॉल दैट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कौन कौन सी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और कंपेनियन दो कमर्शियल द इंडिया पोर्चुगीज़ थी, फ्रेंच ईस्ट कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी इंडिया के साथ जो करी थी, बैटल ऑफ बक्सर, ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, कार्नेटिक वॉर्स हुई। फिर और क्या क्या हुआ इसके साथ? एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, अपना ब्रिटिश एम्पायर करने के लिए उन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर्स भी करी, एंग्लो मराठा वॉर्स भी करी, एंग्लो सिख वॉर्स करी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी करा। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ब्रिटिश एम्पायर का? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उन्होंने अच्छा किया था, है ना। हाई पोस्ट इंडियंस के पास नहीं होती थी, लो होती थी, ऐसे ही सेम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में किया था। जुडिशरी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाता था, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको खुद का ही, मतलब वो जो भी जुडिशरी थी ब्रिटिशर्स के लिए अपनी खुद की होती थी, उनके कोई सेपरेट लॉज, मतलब एक जैसे लॉज नहीं थे सबके लिए, जो हिंदू मुस्लिम्स और इनके क्रिश्चियंस के लिए या इंग्लिश के लिए होते थे। फिर एंड में हमने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्सी पढ़ी। एंड विद दिस वी एंड विद द चैप्टर। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। So with this we end with the chapter. Okay, have a good day.